नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो दोस्तों, ये हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन का थर्ड वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में सर्फेक्टेंट तक फिनिश कर दिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम रेस्पिरेटरी प्रेशर से शुरू करते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी प्रेशर। तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट वीडियो है मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन का। ठीक है दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के साथ साथ एक और चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को भी शुरू कर रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं अपने चैनल पे, तो आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ हम कंटिन्यूअस करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और डाइजेशन को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक साथ हम दो दो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी प्रेशर। देखिए, रेस्पिरेटरी प्रेशर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। मैं आपको बताऊं कि इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, पहले हम इसको कंपैरेटिव स्टडी दोनों का करेंगे और इसके बाद दोनों को अलग अलग स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो जो कंपेरेबल है उस वहाँ तक तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंडिविजुअल इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। देखिए, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर एग्जिस्ट। फर्स्ट हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है। इंट्राथोरेसिक मीन्स जो थोरेसिक के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। एग्जिस्ट इन द प्लूरल कैविटी, ये सेकंड पॉइंट है, एग्जिस्ट इन द प्लूरल कैविटी। देखिए, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, एग्जिस्ट इन प्लूरल कैविटी। देखिए, प्लूरल कैविटी जो होता है लंग्स के बाहर। ठीक है, ये हमारा लंग्स है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ब्लू कलर से लंग्स बनाया और एक नीचे ग्रीन पेन से विसरल प्लूरा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, आप शायद देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद प्लूरल कैविटी है जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड कंटेन है। ठीक है, और उसके बाद पैराइटल लेयर है। तो जो बीच में प्लूरल कैविटी है उसी में ये प्रेशर प्रेजेंट होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की। तो देखिए, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो होता है ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है। पल्मोनरी मीन्स लंग्स का, यानी कि लंग्स का प्रेशर होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। और इंट्राप्लूरल प्रेशर ये होल थोरेसिक कैविटी का प्रेशर होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। और ये प्लूरल कैविटी में एग्जिस्ट करता है और ये एल्वियोलाई में लंग्स एग्जिस्ट इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स, यानी कि जो लंग्स का एल्वियोलाई है वहाँ पे ये एल्वियोलर प्रेशर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हम सेकेंड पॉइंट है, इट एग्जिस्ट इन द होल थोरेसिक कैविटी। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, होल थोरेसिक कैविटी में ये एग्जिस्ट करता है। इंट्रा एल्वियोलर की बात करते हैं, नॉर्मली इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ठीक है दोस्तों, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 1 atm होता है। 1 atm जो कि बिल्कुल 1 atm प्रेजेंट होता है हमारे एल्वियोली में। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन होल थोरेसिक कैविटी, ये डिस्कस कर लिए आगे। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, कोई भी प्रेशर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स जो भी प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कितना होता है, 1 atm। देखिए, 1 atm को हम 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा, 1 atm को हम 760 mm Hg भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्राप्लूरल प्रेशर को हम कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, नॉर्मली 1 atm होता है। 1 atm मीन्स 760 mm Hg होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट इज़ निगेटिव। देखिए, इंस्पायरेशन के टाइम एल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो निगेटिव होता है। कैसे होता है उसको बताते हैं। देखिए, जब इंस्पायरेशन होता है यानी कि एयर इंटर करता है, एयर इंटर मीन्स लंग्स का वॉल्यूम उस टाइम क्या होगा,
बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जो हमारा एल्वुलर प्रेशर होता है, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो कम होकर कितना कम हो जाता है, यानी कि बिलो 760 mmHg, बिलो 760 mmHg होता है, इसलिए हम उसको निगेटिव बोलते हैं। निगेटिव मीन्स वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट इज़ निगेटिव, ठीक है। अब हम इंट्राप्लूरल की बात करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट इज़ ऑलवेज निगेटिव। देखिए इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। अब क्यों होता है ये ऑलवेज निगेटिव, इसको हम स्पेसिफिक जब हम इंट्राप्लूरल प्रेशर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इट इज़ -1 mmHg, -1 mmHg मीन्स 760 -1 यानी कि 759 mmHg। देखिए 180 में 760 mmHg होता है, और इंस्पायरेशन के टाइम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर -1 mmHg है, ठीक है। तो -1 करेंगे और 759 mmHg हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी प्रेशर है हम पढ़ रहे हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, इसको हम हमेशा 1 atm का रेफरेंस से ही बात करेंगे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स 760 mmHg या फिर 1 mmHg 760 mmHg या फिर 1 atm, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो वहीं से हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंस्पायरेशन के टाइम माइनस होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले, ये इंट्रा एल्वुलर प्रेशर इंस्पायरेशन के टाइम माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो कितना, तो -1 mmHg। नॉर्मली कितना रहता है, 760 mmHg, इसमें से -1 करेंगे, जो रिमेनिंग हमारा 759 mmHg बचा। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के टाइम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर +1 mmHg होता है, ठीक है, यानी कि बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे भी मैं बताऊँ, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वॉल्यूम इज decreases and pressure is increases, intra-alveolar pressure increases, so volume decreases. So how many pressure increases? So there is +1 mmHg pressure is increases, means 760 mmHg plus 1 mmHg is equal to 761 mmHg, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर की, ठीक है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर में अब हम बात करते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन की। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम -6 mmHg होता है, तो इसको हम 760 से माइनस करेंगे, यानी कि 754 mmHg, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ये होता है -2 mmHg, इसको हम माइनस करेंगे तो ये 758 mmHg। देखिए इंट्राप्लूरल प्रेशर तो ऑलवेज निगेटिव ही होता है, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा झंझट तो है नहीं, लेकिन ज़्यादा परेशानी हमें इंट्रा एल्वुलर प्रेशर को समझने में हो रही है। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर होता है वो प्लस होता है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रा एल्वुलर प्रेशर जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। ये क्यों होता है ये मैं आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मूलर मैन्यूवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो वो कितना होता है, -70 mmHg होता है, ठीक है दोस्तों। ये इंट्रा एल्वुलर प्रेशर है, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन 760 - 70 इज इक्वल टू 690 mmHg, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस, इसको बोलते हैं वॉल्सबा मैन्यूवर। ये दोनों जो मैन्यूवर है, मूलर मैन्यूवर एंड वॉल्सबा मैन्यूवर, तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, +50 mmHg। यहाँ पे एक आप सोच रहे होंगे कि इंट्रा एल्वुलर प्रेशर पॉजिटिव कैसे हो गया, जबकि मैंने पहले बताया कि ये ऑलवेज निगेटिव होता है। तो ये कैसे हो गया, तो जब हम वॉल्सबा मैन्यूवर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कैसे कैसे पॉजिटिव हो गया निगेटिव होने की बजाय, ठीक है। तो कितना पॉजिटिव होता है, वो 50 mmHg पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो
760 प्लस 50 इज इक्वल टू 810 mmHg। अब हम बात करते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की, ठीक है। ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन इट इज इक्वल टू -80 mmHg, यानी कि जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम इनहेल करते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, यानी कि मोर वॉल्यूम हम लोग को एयर का लेना है तो मोर इंस्पायरेशन करेंगे तो उतना ही प्रेशर कम होगा, प्रेशर मोर डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होता है? -80 mmHg। तो 760 - 80 इज इक्वल टू 680 mmHg, ठीक है। ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन के टाइम जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? +100 mmHg। अब ये कैसे ज़्यादा होता है देखिए, फिर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम एयर का मुझे एक्सपायर करना है, तो एक्सपायर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और प्रेशर जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है, यानी कि जो थोरेसिक प्रेशर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही एयर हमारे थोरैक्स से या फिर लंग से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? +100 mmHg। तो 760 + 100 इज इक्वल टू 860 mmHg। तो हमारी ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम स्पेसिफिक अलग अलग इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रा प्लूरल प्रेशर पढ़ने से मैं इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ लिए, अब हम इसका कॉज जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है सिर्फ हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो कॉज यानी कि किस कारण से इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है, लगता है और कहाँ लगता है। प्लूरल फ्लूइड फील्ड इन द प्लूरल कैविटी दैट इज सीक्रेटेड बाय द विसरल प्लूरा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्लूरल कैविटी में, ठीक है। प्लूरल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स के बाहर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है। दिस फ्लूइड कॉन्स्टेंटली पंप फ्रॉम प्लूरल कैविटी टू लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में ये कंटिन्यूअस जो प्लूरल फ्लूइड है वो पंप होते रहता है। तो पंप होने से क्या होता है कि प्लूरल कैविटी में निगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी फ्लूइड इकट्ठा है प्लूरल कैविटी में, यानी कि प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड पहले से इकट्ठा है और ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट लिम्फेटिक वेसल्स में पंप हो रहा है, तो जिसकी वजह से प्लूरल कैविटी में निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब बात करते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर पॉजिटिव इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स कुछ डिजीज कंडीशन होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होते हैं जिसकी वजह से इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए न्यूमोथोरैक्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमोथोरैक्स जिसमें कि प्लूरल कैविटी में एयर भर जाता है, ठीक है। हाइड्रोथोरैक्स जो कि प्लूरल कैविटी में वाटर इकट्ठा हो जाता है। हीमोथोरैक्स मीन्स ब्लड इकट्ठा हो जाता है प्लूरल कैविटी में। और पायोथोरैक्स पस इकट्ठा हो जाता है हमारे प्लूरल कैविटी में। या फिर वोल्सबा मैन्यूर जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें भी, इस कंडीशन में भी जो हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो पॉजिटिव हो जाता है। अब हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर की मेजरमेंट पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे मेज़र करते हैं। तो देखिए इंट्रा प्लूरल प्रेशर मेज़र करने के कुछ डायरेक्ट मेथड है और कुछ इनडायरेक्ट मेथड है। तो बाय डायरेक्ट मेथड, तो इसमें क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस नीडल इनटू प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में डायरेक्ट हम एक नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं और उस नीडल को मैनोमीटर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो जिससे कि जो भी इंट्रा प्लूरल प्रेशर होगा प्लूरल कैविटी में वो मैनोमीटर में हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है इंट्रोड्यूस ओइसोफेजियल बैलून, ठीक है। ओइसोफेजियल एक बैलून होता है, उसको हम सबसे पहले हम ओइसोफेगस में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, फिर उसको हम
क्या करेंगे कि कनेक्ट टू द मैनोमीटर, उस बैलून का जो पाइप होता है उससे उसको हम मैनोमीटर से कनेक्ट करते हैं बैलून को, पाइप को। कंसीडर एज इंट्राप्लूरल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर एग्जिस्ट इन द ओएसोफेगस। ठीक है, जो भी ओएसोफेगस में प्रेशर प्रेजेंट होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे कि वही हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर है। तो जो बैलून हमने इंट्रोड्यूस किया ओएसोफेगस में, तो वो बैलून जो प्रेशर मेजर करेगा वो ओएसोफेगस का प्रेशर मेजर करेगा, और उसके बाद वही प्रेशर जो होगा हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा। हम अब इंट्राप्लूरल प्रेशर की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कीप्स द लंग ऑलवेज इन्फ्लेटेड एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैंने पहले भी बात डिस्कस कर दिया है कि लंग्स को ये इन्फ्लेटेड कंडीशन रखता है और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। जिसका सेकेंड सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन थोरेसिक रीजन लार्जर वेन एंड वेना केवा एंड लार्ज, दैट मीन्स डायलेटेड, एक्ट एज द सक्शन पंप। देखिए मैं आपको बताऊं, इंट्राप्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है हमारे लंग्स और थोरैक्स रीजन में, जिसकी वजह से जो भी ब्लड है वेन्स में यानी कि वेना केवा में, तो वो हमारे होल पार्ट ऑफ द बॉडी से वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ड्रेन्ड होते हैं। तो एक तरह से जब निगेटिव प्रेशर जनरेट होगा थोरैक्स रीजन में, दैट मीन्स थोरैक्स रीजन में ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये पंप की तरह एक्ट करता है। कैसे? बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन थोरेसिक रीजन लार्जर वेन एंड वेना केवा एनलार्ज मीन्स डायलेटेड, वो डायलेट हो जाता है क्योंकि वहाँ नेगेटिव प्रेशर थोरैक्स में है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वेना केवा जब डायलेट हो जाता है तो वेना केवा एक्ट एज अ सक्शन पंप। ठीक है, सक्शन पंप इनटू वीनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक्ट एज द रेस्पिरेटरी पंप। तो वो रेस्पिरेटरी पंप की तरह एक्ट करता है कौन? वेना केवा। क्यों? क्योंकि वो डायलेट हो जाता है। क्यों डायलेट होता है? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है कहाँ पे? थोरेसिक रीजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिग्निफिकेंस है इंट्राप्लूरल प्रेशर का, जो कि थोरैक्स रीजन में नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से वेना केवा जो है वो डायलेट हो जाता है, और डायलेट होने से वो रेस्पिरेटरी पंप की तरह एक्ट करता है और बॉडी से सारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। तो देखिए, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर को हम पढ़ते हैं मेजर्ड बाय प्लेथिस्मोग्राफ। तो प्लेथिस्मोग्राफ हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है हम बताएंगे इंट्रा एल्वेलर प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर कॉज फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स। बहुत ही सिंपल है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है इंट्रा एल्वेलर प्रेशर की में चेंज की वजह से ही हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर पाते हैं। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलर एयर एंड ब्लड। जो भी एयर का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वेलर एयर एंड ब्लड, वो भी किसकी वजह से होता है? इंट्रा एल्वेलर प्रेशर की वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंस हो गया। फर्स्ट, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर की वजह से ही कर पाते हैं, और जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो है गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलर एयर एंड ब्लड विद द हेल्प ऑफ इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक इंट्रा एल्वेलर प्रेशर भी फिनिश हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। देखिए, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताऊं। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंट्रा एल्वेलर प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है, मीन्स IAP माइनस IPP, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर माइनस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। मेजर्ड इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स, यानी कि TPP जो है वो लंग्स के कोलैप्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कितना मेजरमेंट होता है इसका, तो हम इसकी बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। यानी कि देखिए, TPP जितना ज़्यादा होगा तो लंग्स का कोलैप्सिंग का थ्रेट उतना कम होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए TPP इज इक्वल टू IAP माइनस IPP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रा एल्वेलर प्रेशर 6 है और ये माइनस का साइन यहाँ पे माइनस भी है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए ये -3 है,
तो 6 माइनस 3 इक्वल टू -9 mmHg, ये हमारा टीपी हो गया, ठीक है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर हो गया फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में ये 6 हमारा इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है और -6 इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारा -12 mmHg हो गया टीपी। दोनों केस को हम बात करते हैं, दोनों केस की। तो देखिए यहाँ पे जब टीपी -9 mmHg है तो यहाँ पे लंग्स का कोलैप्सिंग का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस केस में थोड़ा ज़्यादा है, बट इस केस में लंग्स का कोलैप्सिंग का टेंडेंसी या फिर थ्रेट जो है फर्स्ट वाले केस से कम है। मतलब इसमें लंग्स जो हमारा स्टेबल रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट केस है इसमें लंग्स कोलैप्स भी कर सकता है। देखिए हम कंपेरेबल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि जब -9 mmHg ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होगा तो हमारा लंग्स कोलैप्स करेगा, नहीं, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ कंपेरेबल स्टडी कर रहा हूँ कि फर्स्ट केस में लंग्स का कोलैप्सिंग का टेंडेंसी या फिर थ्रेट जो है वो ज़्यादा है, किसके कंपेरेबल, सेकंड वाले केस से, क्योंकि सेकंड में हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। कितना है, -3 mmHg इसमें मोर है, माइनस में मोर है, तो जिसकी वजह से लंग्स जो हमारा कोलैप्स नहीं करेगा सेकंड केस में। अब नेक्स्ट टॉपिक कंप्लायंस है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लायंस को देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल ही नेक्स्ट है, मतलब बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। तो देखिए एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थॉरेक्स टू एक्सपेंड और इट्स एक्सपेंसिबिलिटी। जो लंग्स का एक्सपेंस मतलब फैलने का जो कैपेसिटी होता है, यानी कि एक्सपेंसिबिलिटी होता है, उसी एबिलिटी को एक्सपेंडिंग एबिलिटी होता है। लंग्स और थॉरेक्स का जो एक्सपेंडिंग एबिलिटी होता है उसी को हम कंप्लायंस बोलते हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थॉरेक्स टू एक्सपैंड मीन्स वो लंग्स या फिर जो थॉरेक्स है कितना एक्सपेंड कर सकता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसी को हम कंप्लायंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर, यानी कि यूनिट प्रेशर में कितना वॉल्यूम चेंज होगा, ये इसका कंप्लायंस का यूनिट है, ठीक है। देखिए चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर, यानी कि 1 यूनिट प्रेशर में कितना यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा, इसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लायंस इज मेजरमेंट ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द लंग्स। देखिए कंप्लायंस का सिग्निफिकेंस क्या है कि लंग्स कितना स्टिफ है। स्टिफ मीन्स कितना इलास्टिक है। देखिए जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उतना कंप्लायंस कम होगा। इलास्टिक मीन्स वो अपने प्रॉपर्टी को वो अपने शेप एंड साइज को कितना मेंटेन कर पा रहा है। मतलब ज़्यादा इलास्टिक है यानी कि वो जल्दी से अपने पोजीशन को रिक्वाइल कर रहा है या फिर रीगेन कर रहा है, ठीक है। और जब ज़्यादा कंप्लायंस होगा दैट मीन्स वो एक्सपैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लंग्स जो है अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है तो उसको हम कंप्लायंस बोलेंगे। और इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है लंग्स में, इसका दैट मीन्स कंप्लायंस कम है, ठीक है। तो कंप्लायंस और इलास्टिसिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्टिफनेस मीन्स भी देखिए ये स्टिफनेस मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी हुई है, ठीक है। कंप्लायंस इज एक्सप्रेस्ड इन द 2 वे, ठीक है। 2 वे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, IAP के टर्म में बात करते हैं। तो कंप्लायंस ऑफ लंग्स एंड थॉरेक्स, ठीक है, एक साथ जब हम दोनों का कंप्लायंस की बात करेंगे तो वो कितना होता है 130 ml। देखिए मैंने बताया वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया ml और प्रेशर में सेंटीमीटर H2O, ठीक है। जैसे कि mmHg पढ़ते हैं वैसे हम यहाँ सेंटीमीटर H2O लिखे हैं। तो कंप्लायंस किसका, लंग्स और थॉरेक्स का, किसके टर्म में, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के टर्म में 130 होता है। कंप्लायंस ऑफ द लंग्स अलॉन 220 ml होता है, 220 ml पर सेंटीमीटर H2O, ठीक है। इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कंप्लायंस ऑफ द लंग्स एंड थॉरेक्स टुगेदर 100 ml ml पर सेंटीमीटर H2O एंड कंप्लायंस ऑफ लंग्स अलॉन, ठीक है, वो कितना है 200 ml पर सेंटीमीटर H2O। यहाँ से हम क्या समझे, तो देखिए इफ लंग्स कुड बी रिमूव फ्रॉम द थॉरेक्स द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स अलॉन विल बी डबल। कैसे,
ये बोल रहा है कि लंग्स जो है हम रिमूव कर दे लंग्स को थॉरेक्स से, तो लंग्स का जो एक्सपैंडिंग करने का जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगा। इफ द लंग्स कुड बी रिमूव फ्रॉम द थॉरेक्स द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स अलोन विल बी डबल। कैसे? तो देखिए लंग्स और थॉरेक्स का दोनों का जो यहाँ पे कंप्लायंस वो कितना है 100 ml पर cm H2O। जैसे कि ये हमारा थॉरेक्स हो गया, ठीक है, यानी कि थॉरेक्स जो है वो ज़्यादा से 100 है, ठीक है, और ये इसके बीच में लंग्स प्लेस है, ठीक है, ये लंग्स दोनों का एक साथ 100 है, बट एलॉन यानी कि अकेले लंग्स का कितना है 200, यानी कि जस्ट इसका डबल है। यानी कि फर्स्ट केस में लंग जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है लंग्स का वो प्रिवेंट कर रहा है लंग्स को एक्सपेंड होने से। यदि हम इसी चीज़ को एलॉन मतलब अकेले रख दें बाहर निकाल के थोरेक्स से लंग्स को, तो वो कितना होगा 200 ml पर सेंटीमीटर H2O। देखिए एक ग्राफ है, इस ग्राफ को समझिए। ये बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। ये नीचे मैंने इंट्राप्लूरल प्रेशर है जो कि cm H2 में है, और ये लंग्स का वॉल्यूम है। देखिए जैसे हम इंस्पायरेशन करते हैं वैसे वैसे हमारा लंग्स का वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज होता है और इंट्राप्लूरल प्रेशर भी इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? तो माइनस में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम इंस्पायरेशन ये जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है और इसके बाद ये मैंने ये कर्व बनाया, तो एक तो अपर कर्व है और एक लोअर कर्व है। जो लोअर कर्व है वो इंस्पायरेशन को डिनोट कर रहा है और जो अपर कर्व है वो एक्सपायरेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कंपेरेबल स्टडी है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का ड्यूरिंग, मतलब वॉल्यूम के साथ हम जब इंट्राप्लूरल प्रेशर को देखते हैं तो जो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसा कि मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी देखिए मेनली इसमें हम डिजीज़ की बात करते हैं, डिजीज़ कंडीशन की अप्लाइड फिजियोलॉजी में। यहाँ लिटिल बिट है बट सेकेंड ईयर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंक्रीज इन द कंप्लायंस, जब कंप्लायंस इंक्रीज हो जाए यानी कि जो लंग्स का, देखिए लंग्स, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, इसका कंप्लायंस इंक्रीज हो गया मीन्स ये अपने जो शेप एंड साइज है उसको वापस से रीगेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि जब हम इंस्पायरेशन किए, ठीक है, और जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो वापस से लंग्स जो है अपने कंडीशन में या फिर अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स का कंप्लायंस बढ़ गया है, यानी कि लंग्स लेस इलास्टिक है, यानी कि लंग्स जो है लेस स्टिफ है या फिर लेस इलास्टिक हो गया है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि कंप्लायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। Compliance of the lungs increase due to loss of the elastic property of the lungs during physiological condition and pathological condition। लंग्स का कंप्लायंस बढ़ जाता है क्योंकि कुछ वजह से, और वजह क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है लंग्स का वो लॉस हो जाए किसी वजह से। तो किस किस वजह से लॉस होता है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है। ओल्ड एज में ये कंप्लायंस बढ़ जाता है, ठीक है, और पैथोलॉजिकल कंडीशन में है एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग से जो होता है। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एम्फाइसीमा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन द कंप्लायंस, किस किस कंडीशन में कंप्लायंस डिक्रीज होता है। कंप्लायंस डिक्रीज मीन्स इलास्टिसिटी इंक्रीज, स्टिफनेस ऑफ द लंग्स इंक्रीज, दैट मीन्स कि वो लंग्स जो है बिल्कुल फाइब्रोटिक हो गया है, वो अपने शेप एंड साइज को बहुत ही जल्दी रीगेन करता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी रीगेन करता है, यानी कि लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिक्रीज इन द कंप्लायंस। तो ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सा है? फाइब्रोटिक प्लूरिसी, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा रिजल्टिंग इन द फाइब्रोसिस, यानी लंग्स जो है मोर फाइब्रोटिक हो गया है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोटिक प्लूरिसी। पैरालिसिस ऑफ द, सेकेंड है पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, किसी रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस हो जाए तो उससे भी लंग्स का कंप्लायंस डिक्रीज होता है, यानी कि लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। फिर है थर्ड प्लूरल एफ्यूजन, जो भी प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड है उसमें इफ्यूजन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन भी हो जाए तो उसकी वजह से भी लंग्स का कंप्लायंस डिक्रीज होता है।
और नेक्स्ट है एबनॉर्मल थॉरेक्स। तो मैंने बता दिया न्यूमोथॉरेक्स, पायोथॉरेक्स, हाइड्रोथॉरेक्स, हीमोथॉरेक्स, ये जितने भी हैं ये सारे एक प्लूरल इफ्यूजन के ही पार्ट है। ठीक है, न्यूमोथॉरेक्स में एयर कंटेन हो जाता है हमारे प्लूरल कैविटी में, पायोथॉरेक्स में पस, हाइड्रोथॉरेक्स में वाटर और हीमोथॉरेक्स में ब्लड एक्वायर हो जाता है प्लूरल कैविटी में। देखिए एक ग्राफ है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, ये लंग्स का वॉल्यूम है और ये मैंने इंट्राप्लूरल प्रेशर है। तो देखिए नॉर्मली क्या है कि जैसे जैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज होता है, किस में, माइनस में। ठीक है, लेकिन जब लंग्स फाइब्रोटिक हो गया, फाइब्रोसिस हो गया या फिर फाइब्रोटिक हो गया, तो लंग्स का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी कि लंग्स फाइब्रोटिक मीन्स लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक हो चुका है और कम कंप्लायंस है उसमें, यानी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है और मोर फाइब्रोटिक हो चुका है, अपने शेप एंड साइज को वापस से बहुत ही जल्दी रिगेन करता है, इसलिए हम उस लंग्स को बोलते हैं फाइब्रोटिक लंग्स। तो देखिए उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और कंपेरेबल देखिए तो आप इंट्राप्लूरल प्रेशर मोर है और ये नॉर्मल। और एम्फाइसीमा की बात करते हैं, देखिए एम्फाइसीमा में क्या होता है, या फिर एम्फाइसीमा हम यहाँ पे किसको बोलेंगे, कंप्लायंस की बात करेंगे। देखिए तो इसमें कंप्लायंस ज़्यादा है, लंग्स में इलास्टिसिटी कम है। तो कम है तो मीन्स वो अपने लंग्स का जो शेप एंड साइज है वो वापस से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसमें रिक्वायरिंग प्रॉपर्टी कम है, यानी कि लेस इलास्टिक है लंग्स। ठीक है, एम्फाइसीमा में तो लंग्स का यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज है नॉर्मल कंडीशन से एम्फाइसीमा में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। तो अब हम ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी को तो कंटिन्यू रखेंगे ही और साथ में डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन भी लाएंगे। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया वीडियो में अपने चैनल यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप उसको भी देखिएगा।